डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज एक ही मुद्दे के हवाले से बात करेंगे कि पाक भारत कशीदगी अभी भी जारी है, बावजूद इसके कि आलमी ताकतें सरगर्म हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग ना होने पाए, और इन कोशिशों में बड़ी हद तक कामयाबी नजर भी आती है, लेकिन खतरा तो मौजूद है। खतरा मौजूद होने के साथ साथ सवालात भी मौजूद है, क्योंकि 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी पहलगाम का जो वाकया हुआ, ड्रामा हुआ पहलगाम का, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, भारत की मोदी सरकार अभी तक उसके कोई सबूत नहीं दे सकी, जबकि पाकिस्तान ने सबूतों के अंबार लगा दिया है कि किस तरह भारत पाकिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर्ड एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांसनेशनल दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान ने अगरचे इसके बावजूद इसके कि जंग फिलहाल नहीं हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, लेकिन पाकिस्तान ने अभी से ही भारत को शिकस्त दे दी है, शिकस्त फाश दे दी है, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे वो अवाम के लेवल पे हो, चाहे वो मीडिया के लेवल पे हो, चाहे वो नैरेटिव के लेवल पे हो, चाहे वो आलमी बरादरी के सामने अपना मुकदमा रखने की सतह पे हो। हर एतबार से पाकिस्तान ने भारत को जंग न होने के बावजूद शिकस्त फाश दे दी है। इस सारे मामले पे आज भी एक और मिसाइल का तजुर्बा किया है, फतह मिसाइल वेपन सिस्टम का, और इससे पहले चंद दिन पहले अब्दाली वेपन सिस्टम का भी पाकिस्तान ने एक कामयाब तजुर्बा किया। तो भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान की तरफ हमला करने का सोचना भी नहीं। आज नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब एक जगह पे ख़िताब कर रहे थे, उन्होंने इस बात को दोबारा दोहराया कि 29 अप्रैल और 30 अप्रैल की दरमियानी जो शब थी उसमें भारत ने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, पाकिस्तान की तरफ अपने तैयारे उड़ाने की कोशिश की, लेकिन चूँकि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, पाकिस्तान के तमाम अफवाज चौकस हैं और चौकन्नी हैं, सो उन्होंने फ़ौरन भारत के जो जंगी तैयारे थे उनको दुम दबा के भागने पे मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की अफवाज की, ख़ास तौर पे पाक फ़ौज की इन्हीं सलाहियतों का एतराफ़ ना सिर्फ पाकिस्तान में तो है ही, लेकिन दुनिया भर भी कर रही है। ख़ास तौर पे जो मोतबर तरीन आलमी जरीदे हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, वो कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज एक आर्टिकल लिखा है, सामने आया है, जिसमें वो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों और उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ का मोतरफ हो गया है और उसने मर्द आहिन करार दिया है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को। इसके अलावा इसी सारे मामले के हवाले से आज कौमी असम्बली का इजलास भी हुआ, जहाँ पर मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की गई। पाक भारत कशीदगी के हवाले से भारत के इक़दामात की मसम्मत की गई, रियासत पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होने का इयादा किया गया। ये सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताती हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम, तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं, जबकि इसके उलट, इसके बरक्स अगर हम भारत की सूरत हाल देखें तो वहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़ी, अवाम नहीं खड़े। जंगें जीती जाती हैं अवाम की सपोर्ट के साथ। पाकिस्तान की 24-25 करोड़ की अवाम अपनी रियासत के साथ, अपनी अफवाज के साथ खड़ी हैं, डट के खड़ी हैं। लेकिन भारत में आप देखें तो भारत के अवाम नरेंद्र मोदी से नाला हैं, वो उनके साथ ही नहीं खड़े हुए, वो उससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप पहलगाम के फॉल्स फ्लैग के सबूत हमें दिए जाएं। तो भारत में डिवाइड है, जबकि पाकिस्तान यूनाइटेड हो चुका है। इन सब चीज़ों के साथ साथ कुछ और अहम सवालात भी हैं जो आज प्रोग्राम में रेस करेंगे। बहुत अच्छा है कि पूरी कौम मुत्तहिद है, पॉलिटिकल पार्टी मुत्तहिद हैं, लेकिन कौमी असम्बली में भी आज ये सवाल उठाया गया कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आखिर हुकूमत की तरफ से क्यों नहीं बुलाई जा रही। कौमी असम्बली के इजलास में ये भी सवाल आज उठाया गया कि कहाँ है काबीना, कहाँ है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, क्यों इस अहम तरीन मामले पे पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी सवाल उठ रहे हैं कि जो रियासत की ब्रीफिंग थी एक पाक भारत कशीदगी से, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट क्यों किया। इन हालात में क्या PTI का ये अमल दुरुस्त है? इन सारे मामलात और मुद्दात और सवालात के हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं
डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेंटर बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सियासतदान भी बड़े ज़बरदस्त हैं, कानूनदान भी बड़े ज़बरदस्त हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, विफाकी वजीर भी हैं और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा भी हैं। सेंटर बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। सवाल ये ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकॉट क्यों किया रियासत की ब्रीफिंग का, जो कि पाक भारत कशीदगी के हवाले से थी, और क्या इन हालात में ऐसा करना चाहिए था? इसका ज़रा आगे चल के जवाब दीजिएगा। पाक भारत कशीदगी, कौमी असम्बली ने भी आज, सेनेट ने तो करारदाद पेश कर ली थी जहां पर आप मौजूद थे, आपने बड़ी ज़बरदस्त वहां तकरीर भी की थी। कौमी असम्बली ने भी करारदाद मंजूर कर ली। 2 हफ्ते हो गए हैं, भारत अभी तक पहलगाम के कोई सबूत नहीं दे सका। आप समझते हैं कि जंग का खतरा टल गया या अभी बरकरार है? देखें, जंग का खतरा तो मेरा ख्याल है कि बरकरार है, टला तो नहीं। उन्होंने एक थ्रेट दी हुई है, एक धमकी दी हुई है और वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी ऑन अलर्ट रखें। लेकिन 2 चीजें जो बड़ी अहम हैं जो कि साथ वो किए जा रहे हैं और जिस पे हमने गौर करना है। एक तो इन्होंने इस सारे जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये जो इन्होंने धोखा दिया है और जो हिंदुस्तान की हुकूमत मोदी की, जिसको मैं कहता हूँ नाटजी जहनियत की इंतहा पसंद हुकूमत, उन्होंने जो ड्रामा किया है सारा, उसका एक जो बहाना बनाएंगे वो और बना रहे हैं, वो ये है कि जो हमारे कश्मीरी भाई और बहनें हैं उन पे ये मजीद तशद्दुद करने जा रहे हैं। वो एक तरफ तो जंग का उन्होंने जुनून पैदा करने की कोशिश की है और साथ साथ इसी बहाने से वो वहाँ तशद्दुद बढ़ा रहे हैं, जुल्म बढ़ा रहे हैं, और वो समझते हैं कि जो बैनुल अक़वामी दुनिया है वो इस चीज़ को इग्नोर करेगी, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगी जंग के ऊपर। तो एक तो इस चीज़ को भी हमने उभारना है, उछालना है और उसका जिक्र करना ज़रूरी है, जो हमें करना चाहिए। तो इसी में सर, सॉरी टू इंटरजेक्ट, लेकिन इस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए इसी हालात में आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाया है, दुरुस्त किया है, सही किया है, या इससे आगे कुछ करने की एडवाइस करेंगे आप? जी बिल्कुल, एक तो ये करना है और दूसरा मैं ख्याल है जो ह्यूमन राइट कोर्ट्स है हमारे यूएन में, उधर भी ये मामले को उठाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस तो एक लार्जर फोरम है, लेकिन इसका जो स्पेसिफिक फोरम है वो इंसानी हकूक की जब बात बने तो हो या उसका इशू हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो, तो वहाँ अदालतें बनी हुई हैं जहाँ हम बिल्कुल रुजू करना चाहिए इस स्पेसिफिक पॉइंट पे कि इस सारे मामले को बहाना बना के जो कश्मीर पे जुल्म हो रहा है उसको हाईलाइट करने की जरूरत है। जबरदस्त। तो ये यूएन के साथ साथ इसको भी हमें देखना चाहिए और उसको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। जबरदस्त सजेशन। सर साहब ने ये भी फरमा दीजिएगा कि आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा पाकिस्तान करवा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट में? देखें, जब आपकी हम हैं लोअर रिपेरियंस, यानी कि हमारा जो एक हक देता है बैनुल अक़वामी कानून, वो ये देता है कि जो पानी ऊपर से आ रहा है वो नहीं रोका जा सकता। हमें वो हमारा एक बुनियादी हक, इंसानी हक है, और अगर आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो ये एक ऐलान जंग है, और ऐलान जंग के साथ साथ ये एक वॉर क्राइम, एक ह्यूमन राइट वायलेशन भी है, यानी इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है, और ये उस कानून की भी खिलाफ वर्जी है जो कि वॉर का कानून होता है, जंग का कानून समझा जाता है। तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है कोई शक नहीं है कि हम मोदी सरकार और उनकी सारी काबीना के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, यानी उनकी इनफरादी कैपेसिटी में भी हम उनके खिलाफ ले सकते हैं। हमें हर हरबा, हर कानूनी जो चारा है हमारे पास, जो भी हमारे पास गुंजाइश है, हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि यकीनी तौर पे हमने प्रोपेगेंडे, जहां तक उनका ताल्लुक है, प्रोपेगेंडे को तो हमने बड़ा अच्छा मुकाबला किया है, और ये भी हमें यकीन है कि हम अपने मुल्क का पूरा दिफा कर सकते हैं। हम न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें कानूनी हरबे भी इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि वो इस वक्त बैक फुट पे हैं, और ये एक तरह से सुनहरी मौका है हमारे लिए हर किस्म का अटैक। सर जबरदस्त सजेशन आप दे रहे हैं कि पानी के मामले पे मोदी के खिलाफ वॉर क्राइम का मुकदमा किया जा सकता है। कश्मीर के मामले पर भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ वॉर क्राइम का मुकदमा हो सकता है सर पाकिस्तान की तरफ? हाँ, तो ह्यूमन राइट्स का मुकदमा होगा, क्योंकि वो उन्होंने ऑक्यूपाई किया और वहां तशद्दुद कर रहे हैं लोगों पे,
तो वहाँ अभी तक क्योंकि जंग नहीं है तो वॉर क्राइम का तो शायद एक इशू बनेगा कानूनी, लेकिन सर्टेनली वो वॉर क्राइम जितना ही एक जुर्म है, अगर आप इंसानी हकूक की वायलेशन कर रहे हो, अगर आप लोगों पे जाके ज़बरदस्ती अपना इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी फौज को, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को, उनके घर तबाह कर रहे हो, वहाँ रेप्स कर रहे हो, वहाँ आप लोगों को जुल्म करके तो टॉर्चर कर रहे हो, उनको कत्ल कर रहे हो, ये सारे मामलात अगर आप इकट्ठे समझें तो ये एक तरह से वॉर क्राइम आप कह सकते हैं, लेकिन उसका जो ज्यादा एक डायरेक्ट उसका जो केस बन सकता है वो ह्यूमन राइट वायलेशन का बन सकता है। सर ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब वफाकी वज़ीर हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, एक तो कौमी असम्बली में करारदाद आ गई, बड़ा ज़बरदस्त हुआ, सेनेट में उससे पहले आ गई थी। सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से जो बातें हो रही थी वो कहते थे कि सलामती काउंसिल में तो आप चले गए हैं, आपने उसका हंगामी इजलास बुलाया, बड़ा अच्छा किया। ह्यूमन राइट कोर्ट्स को भी मूव करें आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और मैं उनसे सवाल कर रही थी कि वॉर क्राइम्स के मुकदमे, तो वो कह रहे थे, एडवाइस कर रहे थे, रहनुमाई कर रहे थे कि जी बिल्कुल पानी के मामले पे वॉर क्राइम का मुकदमा मोदी के खिलाफ हो सकता है इंटरनेशनल कोर्ट्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आज जो मुतफ़िका करारदाद की आपने बात की है, ये बड़ा खुशाइंद है। पाकिस्तान का जो अपर हाउस है, हाउस ऑफ फेडरेशन जो सेनेट है, वहाँ पे भी एक मुतफ़िका करारदाद पास होती है और कौम की तरफ से बिल्कुल एक यकजहती का मैसेज जो है वो जाता है कि हम अपने सियासी इख्तलाफात भले हमारे अंदर रहें, लेकिन उसके बावजूद जब मुल्क की सलामती की बात होगी, पाकिस्तान के दिफा की बात होगी, तो हम सब इकट्ठे हैं। पूरी कौम जो है वो बंद मुट्ठी की तरह यकजान है। और बिल्कुल वही मैसेज आज आपने देखा कि असम्बली के जो इजलास का पहला दिन था उस पर शुरू हुआ और उसके बाद असम्बली के इजलास की जो मामूल की कार्रवाई होती है वो मुअत्तल करके और इसी एक मौजू के ऊपर जो है वो बहस का आगाज़ किया गया। और मुतफ़िका तौर पर हमने फ़ैसला किया कि आज इस बहस को, हम डिबेट को शुरू करेंगे और अगले ये 3 से 7 दिन तक ये बहस जो है कौमी असम्बली में जारी रहेगी और मामूल का इजलास जो है वो नहीं होगा। और आप ये देखें कि एज अ गुड विल जेस्चर जो इस बहस का आगाज़ करते हैं वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन करते हैं। अब जो करारदाद थी उसमें था कि हमने भरपूर तरीके से दहशतगर्दी की मजम्मत की है और हमने जो कीमती इंसानी जाने हैं उसके दुख पे इज़हार किया है जो पहलगाम का वाक़या हुआ है। और इंडिया आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी की वारदात होती है, कभी उसे कंडेम नहीं करता। वजह उसकी ये है कि वो वारदात इंडिया की प्रॉक्सीज कर रही होती हैं। बिल्कुल दुरुस्त। जो इंडिया स्टेट स्पॉन्सर्ड सबूतों के अंबार लगा दिए हैं। ऑफ कोर्स, अब तुम सारी मीडिया को दिए हैं, हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिए हैं। जिन ऑप्शंस की आप बात कर रही हैं ये ऑप्शंस मौजूद हैं और इससे ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो अपने तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ मिल के इंटेलिजेंस के इदारे, अफवाज के इदारे जिनके पास मालूमात आती हैं और हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है और ज़ाहिर है अपोजिशन भी ऑन बोर्ड है, तो हम हर वो फोरम जिसके ऊपर हम अपना नैरेटिव और पाकिस्तान का इस मामले से ला ताल्लुकी वहाँ तक जाएंगे। हर वो फोरम प्रोब करेंगे कि जिसमें इंडियन एग्रेशन का हम डिप्लोमेटिकली मुकाबला करेंगे। मोदी के खिलाफ वॉर क्राइम का मुकदमा करवाएगी आपकी हुकूमत? देखिए, अब 1 बाय 1 ना चले ना, मैं जो आपको बात बता रहा हूँ उसको ज़रा सुने और समझें। हर वो फोरम जिसके ऊपर हम इंडिया को एक्सपोज करेंगे, हर वो फोरम चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, जिसमें हम बताएंगे कि इंडिया का नैरेटिव गलत है, हमारा नैरेटिव ठीक है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया ने एक तरफा तौर पे ये पानी बंद करने की कोशिश की तो मैं आपको ये बात बिल्कुल मालूमात की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि इंडिया ऐसा कर नहीं सकेगा। पाकिस्तान हैज़ गॉट ऑल दी कैपेसिटी कि हम उसे अनडू करेंगे अगर इसने इस तरह की कोई भी हरकत की, हमारे अंदर वो सलाहियत मौजूद है। ये ओवरऑल एक नैरेटिव है। अब 1 बाय 1 अब 15 फोरम्स का नाम लें, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। जंगी जराइम का मुकदमा किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह ताला जिस तरह जा रहे हैं, एक और बात सुनना, ये मामूली बात नहीं होती। एक और बात सुनना, कोई भी बात मामूली नहीं है जो इस वक्त हो रही है, सारी गैर मामूली है, मामूली कुछ भी नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि जब मैं नैरेटिव की बात कर रहा हूँ ना, तो पाकिस्तान का नैरेटिव पूरी दुनिया ने माना है। ये बात जो है ये पाकिस्तान की कौम के लिए बड़ी हौसला अफजा है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है, रजीम है, और उसके साथ साथ सारे स्टेक होल्डर्स जिनकी मैंने बात की, अफवाज की, इंटेलिजेंस के इदारों की, और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी तमाम अपोजिशन, पूरी कौम का शुक्रिया अदा करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे आए। उससे पाकिस्तान का नैरेटिव मजबूत हुआ है और पूरी दुनिया ने जो इंडिया का झूठ था वो बेनकाब हुआ है। बिल्कुल। कि जो पहलगाम का जो ये
वाक़या हुआ, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, पाकिस्तान के उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आप 280 किलोमीटर पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर जाएं, कश्मीर में दुश्वार गुजार इलाका, सड़क वहाँ जा नहीं रही, वहाँ बंदे जाते हैं जनाब, बॉर्डर से वाक़या होता है, बंदे भी गायब हो जाते हैं, और उसके बाद जनाब वाक़या ख़त्म होने के 10 मिनट के अंदर अंदर FIR दर्ज होती है, जबकि आपके ज़ख्मियों को आप तिबी इमदाद दे नहीं सके, लाशें तड़प रही हैं, और 10 मिनट में FIR दर्ज हो रही है और उसमें पाकिस्तान का नाम आ गया है। इसका मतलब ये है कि ये सारा कुछ प्री प्लान था। ये वो नैरेटिव है कि जिसे पूरी दुनिया ने माना है कि पाकिस्तान ठीक कह रहा है, दुरुस्त, इंडिया गलत कह रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, अप्रिशिएबल है, मैंने भी अपने इंट्रो में इसको अप्रिशिएट किया है, लेकिन कौमी असम्बली में कुछ सवालात भी हुए हैं हुकूमत के कंडक्ट पे, वो जरा आगे चल के बात करेंगे। ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब को मैं डिस्कशन में इन करना चाह रही हूँ। सर थैंक यू वेरी मच कि आप बहुत पेशेंटली सबका डिबेट सुन रहे हैं। आप फरमाइए, आपके नज़दीक क्या पाक भारत कशीदगी में जंग का खतरा अभी टल गया है, हालात नॉर्मल होने के करीब आ गए हैं, या अभी भी खतरा जंग का बरकरार है? सर जी हाँ, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, जैसे डिसेप्शन है, और जिस तरीके से हम कभी देखें दुश्मन कभी एतबार वैसा नहीं करना चाहिए, दे विल डू समथिंग, और हमें तमाम इसके पॉसिबिलिटीज हैं, और जिस तरह के इंटेलिजेंस की इतलात थी पीछे भी, जिस तरह आपने जिक्र भी किया इंट्रो में कि जहाज इनकी कोशिश की थी लेकिन उनको नहीं होने दिया, लेकिन आगे पॉसिबिलिटीज, वी कैन नॉट रूल आउट पॉसिबिलिटीज कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भी हो सकता है, LOC के साथ भी हो सकता है, वर्किंग बाउंड्री पे भी हो सकता है, इट कैन बी सर्जिकल स्ट्राइक्स का कंसेप्ट भी है, इंकर्जन के भी पॉसिबिलिटीज हैं, इन वर्स्ट सिनेरियो में मिसाइल स्ट्राइक्स भी हो सकते हैं। लेकिन ये है कि हम इसको रूल आउट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई एक बड़ा कैटेगोरिक मैसेज वाज कन्वेड टू इंडिया नंबर ऑफ टाइम। अब रिसेंटली जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्राइक कोर की एक्सरसाइज पे गए हुए थे, वाइल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टैंक, तो वहां से उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया कोई मिस एडवेंचर करता है, मुहिम जोई करता है अगेंस्ट पाकिस्तान, तो उसका डिसिसिव भरपूर जवाब दिया जाएगा। सो दैट वाज ए मैसेज वहां से बैठ के उन्होंने दिया था। तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज हैं आपके ग्राउंड। और इसका ये जो आर्मी चीफ का बयान था और जो उनका एक बॉडी लैंग्वेज थी, इसको अप्रिशिएट किया इंटरनेशनल मीडिया ने, बड़ा इंप्रेस हुआ इससे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो पूरा आर्टिकल लिख डाला इसके ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखें कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। अगर आपको याद हो, यूनिपाथ एक और जर्नल तो है इसका, सेंटकॉम का, कुछ अर्सा पहले उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा था। दे एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जनरल आसिम जब इन कम्बटिंग टेररिज्म, उन्होंने उसकी बात की थी। और सेकंड उन्होंने ये कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी में बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, और ऑल्सो उन्होंने कहा कि सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्ट में। अब जब न्यूयॉर्क टाइम्स आए तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने देखे कि उन्होंने लिखा कि ही इज प्लेइंग ए डिसिसिव रोल इन शेपिंग पाकिस्तान रिस्पांस। इसका मतलब है पब्लिक ओपिनियन जो है दैट इज विद द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, दैट इज वन थिंग। और सेकंड ये है कि एक असर्टिव हम पोस्चर पाकिस्तान का है, आर्म फोर्सेस का है, पाकिस्तानी कौम का है। और इसके बाद देखें कि स्ट्रेटेजिक लीडरशिप उन्होंने प्रोवाइड की है ऑन द सिक्योरिटी एज वेल एज ऑन द पॉलिटिकल जो जेस्चर्स हैं इंटरनेशनली, उसमें वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखें कि ही हैज रिवाइव्ड द कंसेप्ट, टू नेशन थ्योरी की बात की है जो हम भूल गए थे, तो वो रिवाइव किया है, जिस पे बेस करके तो पाकिस्तान बना था। हमारे लिए मिसाल आज के मुसलमान जो इंडिया में रह रहे हैं उनके साथ क्या हालात हैं। और इम्पोर्टेंट मसूद साहब, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव हाइलाइटेड, बट सॉरी टू इंटरजेक्ट, क्योंकि मुझे एक लाइव प्रोग्राम में ब्रेक लेनी है, तो आपकी इजाजत से एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सेंटर बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और जो कौमी असम्बली में सवालात हुए हैं हुकूमत के कंडक्ट के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंडक्ट के हवाले से भी, इस पे सवालात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं, डिबेट हो रही है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के साथ, सेंटर बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब भी मौजूद हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। सेंटर बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब, जहां पर सब चीज़ें अप्रिशिएबल हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कंडक्ट भी अप्रिशिएबल है कि आप लोग कौमी सलामती के मामले पे इस वक्त रियासत के साथ खड़े हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वंस अगेन जो आपकी सेंटर में तकरीर थी बहुत अच्छी थी, लेकिन इस सब के बावजूद जो अभी रियासत की ब्रीफिंग थी ओवर द वीकेंड, वो रियासत की थी सर, वो PMLN की नहीं थी। सो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को आप समझते हैं कि उसका बाइकआउट नहीं करना चाहिए था?
देखिए जी, मैं समझता हूं कि जहां तक ब्रीफिंग्स का ताल्लुक है वो पार्लियामेंट्री लेवल पे होनी चाहिए। और वहाँ हम मौजूद हैं, सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी। जी वहाँ ब्रीफिंग बिल्कुल होनी चाहिए और कमिटीज बन के उस पे हमें बकायदा ब्रीफिंग का मकसद ये होता है कि आगाही करने में और लेने में इंफॉर्मेशन बिल्कुल कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये ज़रूरी है इस किस्म के माहौल में। जी तो वहाँ तो कोई ब्रीफिंग हुई नहीं। अब जहाँ तक वैसे कोई पार्टीज की मीटिंग है या वैसे कोई ब्रीफिंग हो रही है, मेरा ख्याल है उसकी कोई रेलेवेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है। जब ये सेनेट की लेके आए थे, इनफैक्ट हमने तो भरपूर तरीके से उसमें पार्टिसिपेट भी किया था रेजोल्यूशन में, बल्कि मैंने खुद बैठ के उसमें इम्प्रूवमेंट्स की थी और मैंने कहा था कि ये जो लेके आए थे इसहाक डार साहब, रेजोल्यूशन वो ज़रा कमज़ोर किस्म की थी, उसमें मज़ीद अल्फाज हमने ऐड किए थे और उनको शामिल किया था ताकि वो भरपूर एक जवाब लगे। तो रेजोल्यूशन, वही रेजोल्यूशन फिर नेशनल असेंबली ने भी तकरीबन फॉलो अडॉप्ट की की है। है जी तो वो पार्लियामेंट्री लेवल पे तो बिल्कुल है। हमने जो डिमांड की थी, मैंने जो डिमांड की थी, वो एक बड़ी अहम डिमांड थी और मेरा ख्याल है वो मैंने कहा था हुकूमत को कि हमने अपना काम कर दिया है, जी अब आप अपना काम दिखाएं। आप सियासत से आगे बढ़ के आप एक एपीसी कॉल करें ठीक और एपीसी कॉल करने के बाद आप उसमें शामिल करें इमरान खान साहब को। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको छोड़ दें, उनको रिहा कर दें, उनको उनकी कन्विक्शंस खत्म कर दें, उनको केसेस खत्म कर दें। हम ये कह रहे हैं कि वो चलते रहेंगे अपने, आप घंटे 2 घंटे के लिए उनको लेके आए, उनकी आवाज जब शामिल होगी, क्योंकि वो लीडर हैं पार्टी के, और जी जब आप ऑल पार्टीज को करते हैं तो जरूरी बात ये होती है कि आप सारे जो घर के सरबराह हैं, जो जो लीडर्स हैं, जो मेन पॉइंट है, वो सारे एक जगह बैठेंगे। जब उनकी आवाज शामिल होगी तो जी एक बेहतर किस्म का एक और बेहतर और मजबूत आवाज उठेगी, जिस सेनेट से उठी है, नेशनल असेंबली से उठी है, ठीक इसी तरह एक एपीसी से भी उठेगी। तो हमने ये पॉइंट किया था। मैं सुन रहा हूँ इसका जवाब हमेशा ये दिया जाता है, नेशनल जो पीएमएल एन की हुकूमत के या पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि जी हम क्यों रहा करें, हम ये माफी नहीं दे सकते शामिल होने के लिए। जी तो ये डिबेट ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम कोई नहीं कह रहे कि आप कन्विक्शन खत्म कर दें या कोई ठीक एनआरओ दे दें या ठीक इस जो केसेस हैं उनको खत्म करें। हम तो ये कह रहे हैं कि आप उनको शामिल करें। वो ठीक एक सरबराह है, अभी 4-5 घरों के लोग इकट्ठे मिलते हैं तो जो सरबराह हैं वो मिलते हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो उनका तो डिफरेंट फोरम्स में मिल सकते हैं, लेकिन आवाज उठनी चाहिए ठीक फ्रॉम द टॉप। ठीक और इसीलिए ही हमने सजेशन दी थी कि इम्प्रूव होगी हमारी जो हमारा इंडिया के साथ हमारी डिफेंस है, ठीक वो डिप्लोमेटिक पे भी और सियासी लेवल पे भी वो ज्यादा मजबूत होगी जब इमरान खान साहब की आवाज उठेगी इंशाल्लाह। इसका जवाब लेते हैं ना मिनिस्टर साहब से। बताइए तारिक पल चौधरी साहब, क्या इसी वजह से गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं बुला रही कि फिर इमरान खान की शिरकत का सवाल उठ जाएगा? और एपीसी बुलवा क्यों नहीं रहे आप लोग? उसके अलावा वज़ीर आज़म साहब ने अभी तक कौम से खिताब नहीं किया, करना चाहिए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कतई तौर पे उसका मैंडेट ये नहीं है कि कोई भी किसी पार्टी का लीडर अगर जेल में है तो वो लाजमी शिरकत करेगा ऑल पार्टीज़ में, तो ऑल पार्टीज़ मुकम्मल होगी। ये तो मैं आपको एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ। पॉलिटिकली हम इस वक्त कोई डिवाइड की बात कर नहीं रहे कि मैं ये बात करूं कि पहले क्या था, आज क्या था, कौन किस वक्त जेल में था और कहाँ कितनी कितनी ऑल पार्टीज़ हुई और कितने लीडर शरीक हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो किरदार इस वक्त काबिल सताइश है। अपोजिशन तमाम की जमातों का, हम उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, बावजूद इसके कि वो जो ब्रीफिंग हुई है अभी कल परसों उसमें नहीं शिरकत मैं उसका भी गिला नहीं कर रहा। अच्छा, नहीं हालांकि मैं नहीं गिला कर रहा, हालांकि मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर शरीक होते तो बेहतर होता। ठीक। इसी तरह कौमी सलामती पे जो ब्रीफिंग इससे पहले तमाम जो अस्करी क़यादत आई थी असेंबली में आपको देने के लिए जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद, उस वक्त भी अगर आप होते तो बेहतर होता। ठीक। तो ये मैं ज़रूर इतना कहूँगा। बाकी ये है जी कि देखें, तो अभी आप एपीसी बुलवा लें, इमरान खान को शिरकत करवा लें तो बेहतर होगा। ऑप्शंस मौजूद होती हैं, इस पे आगे चल के देखें चीज़ें बेहतर से बेहतर निकलती हैं। अभी लेकिन क्या इसीलिए एपीसी कॉल नहीं हो रहे कि इमरान खान की शिरकत का सवाल उठ बिल्कुल जाएगा? नहीं। देखिए वो सवाल पैदा ही नहीं होता ना, कैसे उठेगा भाई? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो जेल में तो नहीं हो सकती ना, वो इस वक्त जेल में है, ठीक है। इसलिए एपीसी का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि इमरान खान साहब आए ना आए, वो जेल में हैं वो नहीं है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि जब भी
कोई मरकज़ी लीडर मौजूद नहीं होता, ज़ाहिर है उसकी सेकंड थर्ड टीयर लीडरशिप मौजूद होती है। सियासी जमात काम करना बंद तो नहीं कर देती। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा कितना अर्सा जलावतन रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई, सारा कुछ करती रही। मियां नवाज शरीफ साहब 10 साल पाकिस्तान से बाहर रहे, हम लोग क्या यहाँ ख़त्म हो गए? हम लोग अपना हर काम करते रहे, हर तहरीक चलाते रहे। आप इस्लामाबाद थी, हमें किसी जगह अपने पीछे देखा है? लेकिन नवाज शरीफ साहब 10 साल पाकिस्तान से बाहर रहे, अब हम सो गए। लेकिन जब अहम फैसले हुआ करने थे तो फिर नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ही आपस में राब्ते करते थे, फिर उनके अलावा कोई राब्ता नहीं करता। फैसला इस इशू पे हो चुका है और वो फैसला हमारा ऑफेंसिव का नहीं है। हमारा फैसला ये है कि हम किसी तरह की जहरीत नहीं चाहते, हम कोई हमला करने नहीं जा रहे। लेकिन अगर इंडिया ने कोई हमला किया, कोई जहरीत की, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त सर। ये एक ऐसा मौक़िफ़ है जिसके ऊपर आज पूरी कौम खड़ी है, अपोजिशन समेत खड़ी है, और हम अपनी तमाम स्ट्रेंथ के साथ, अब मैं पूरी कौम की तरफ से बात कर रहा हूँ, अपने मुसल्लह अफवाज के साथ, अपने दिफाई इदारों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल आज अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो 7 लाख है या 8 लाख है, हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज अगर बुज़ुर्ग शहरियों को निकाल भी दें तो तब भी कम अज़ कम 15-18 लाख करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो कि हर बंदा कहता है कि मैं सिपाही हूँ। सर बुजुर्गों का भी जज्बा बड़ा जवान हो जाता है सर, जब भारत की तरफ से कोई थ्रेट आता है। मैं कहता हूँ उसमें पाकिस्तान जितने भी इक़दाम कर रहा है सर, वो जंग रोकने के लिए कर रहा है। मैंने जो बुजुर्गों का कहा, साथ आप बच्चे शामिल कर लें, तो मैंने जज्बातियत में बात तो है, सारे तैयार हैं, 25 करोड़ तैयार हैं, लेकिन मैं उस तादाद की बात कर रहा हूँ जो कल आपके जाके महाज पे खड़े होने के लिए तैयार होंगे, बॉर्डर पे खड़े होने के लिए तैयार होंगे। तो लिहाजा ये जज्बा जो बेदार हुआ है ना, ये पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि जो तारीख है उसमें बहुत कम ऐसे मौके आए हैं कि जब कौम बिल्कुल जैसे यकजान और यकसू हो गई है। तो आपसे मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा अभी भी बरकरार है कि शहबाज शरीफ साहब को कौम से अब तक खिताब करना चाहिए था, करेंगे? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने भी यही सवाल किया आज कि जी काबीना कहाँ है आपकी सारी, विफाकी वज़रा कहाँ हैं, वज़ीर आज़म कहाँ हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट कहाँ है? देखिए मौलाना साहब अपनी एक राय है, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, मैं उस पर तो कोई तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन बात यह है कि किस जगह के ऊपर आपको गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी या नैरेटिव नज़र नहीं आया। पॉलिसी और नैरेटिव ना होता तो पूरी दुनिया आज पाकिस्तान की बात मान के बैठी होती। इंडिया ने हमेशा नैरेटिव की जंग में पाकिस्तान से आगे ही रहा है, लेट्स एडमिट दैट, क्योंकि इंडिया बॉलीवुड की दुनिया है, वो ड्रामे और फिल्में बनाने वाले लोग हैं, इसलिए वो हर जगह ड्रामे और हर जगह जो है वो ड्रामाई अंदाज इख्तियार करते हैं। हम संजीदा लोग हैं, संजीदा कौम है, वो हर जगह उन्होंने ड्रामेबाजी करके अपना एक फॉल्स जो है वो प्रोपेगेंडा दुनिया में फैलाया है। आज अगर आपकी पॉलिसी और नैरेटिव ना हो, विजन ना हो, दुनिया भर में आपका पैगाम ना गया हो, तो दुनिया जो है वो आपके नैरेटिव पे और आपकी बात पे और आपकी बात को वज़न दे। तो लिहाजा ये बातें कि ये फ़लाँ जगह क्यों नहीं था, ये इधर चला जाता, वो उधर खड़ा होता, ये करता, इस तरह नहीं चलती होती ना पॉलिसीज़। हमारा हर इदारा, हर मिनिस्ट्री, हमारे अस्करी इदारे, इंटेलिजेंस के इदारे, हर एक अपनी अपनी जगह के ऊपर बेहतरीन काम उन्होंने किया है। तो आज पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने डट के खड़ा है और अपने नैरेटिव की जंग जीत चुका है। On this note, I have to take a break. Let's take a short quick break. वापस आएंगे, सेंटर बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब से सवाल करेंगे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब भी मौजूद होंगे, डॉक्टर तारिक साहब हमारे साथ वैसे ही मौजूद है। Let's take a short quick break and then come back. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब, मेरा आपसे सवाल होगा कि आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी पे, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान जिस तरह से अपना मुकदमा रखने की कोशिश कर रहा है, अपना ही नहीं कश्मीर का मुकदमा, क्या जो एफर्ट्स है पाकिस्तान की, आर दे इनफ, आर दे सफिशेंट, या आप समझते हैं कि उसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो सालसी की कोशिशें हमें नज़र आ रही हैं, अमेरिका की तरफ से ख़बरें आ रही हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान मौजूद रहे, वज़ीर दाखिला कतर में हैं, तो ये आलमी बरादरी की कोशिशें कामयाब होंगी पाक भारत जंग को एवर्ट करने के लिए? देखें, यकीनी तौर पे ये तो पाकिस्तान का भी एक बड़ा एम है और होना भी चाहिए कि हम अदम इस्तेकाम नहीं चाहते, मुल्क में हम कोई जंग नहीं चाहते, लेकिन हम अपना दिफा भी करना जानते भी हैं और हम करेंगे भी। तो हमारा जो स्टांस है, हमने जो ये दुनिया को बताया है कि हमारी ये पोजीशन है, मेरा ख्याल है इससे पूरी दुनिया जो है वो हमारे साथ है भी और होनी भी चाहिए। अब इशू
इशू ये होता है इस किस्म के मामलात में कि आपको दिन हर रोज भी कोई ना कोई नैरेटिव को वापस पेश करना पड़ता है मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ फोरम से। वहाँ हमें अपनी कारकर्दगी को बेहतर करना है। मेरी नज़र में अभी तक चाइना ने तो स्टेटमेंट दी है, अच्छी स्टेटमेंट दी है। एर्दोगान तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी अच्छी स्टेटमेंट दी है, हमारे हक में दी है। लेकिन हमारे जो अभी तक बहुत सारे ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, जहाँ से ये तो जरूर बात आई है कि हमें जंग नहीं होनी चाहिए और दोनों साइड को बात करनी चाहिए। लेकिन जो मौक़िफ़ है हमारा स्पेशली पानी के मामले पे, वहाँ अभी कोई हमें मुझे नहीं नजर आई ऐसी डिप्लोमेटिक एफर्ट जिसको आप कह सकें कि ये हमारे लिए एक तरह से फायदेमंद है या हमारे मौक़िफ़ को पूरी तरह उसकी तारीफ करती है। तो ये मेरा ख्याल है यहाँ हमें मजीद डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत अभी काम करने की जरूरत है। हम प्रोपेगेंडा तो उनका हिंदुस्तान का जो है या मोदी हुकूमत का है, वहाँ तक तो हमने कामयाबी से स्पेशली जो सेनेट की और नेशनल असेंबली की जो स्पीचेस थी और जो करारदादें थी, उससे बड़ा इम्पैक्ट और इफेक्ट हुआ है। लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पे हमें मजीद काम करने की जरूरत है। और कानूनी, जिसा मैंने पहले ही आपके प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बताया था, कानूनी भी हमें कार्रवाई इमीडिएटली आगे लाने की जरूरत है। वहाँ हम उसमें कोई डिले नहीं होता। सर बड़ी जबरदस्त सजेशंस आपने दी हैं डॉक्टर तारिक साहब, जो सजेशंस अपोजिशन की तरफ से आ रही हैं, इस पे आप अमल करेंगे? और जो आलमी ताकतें या हमारे जो बैरूनी दोस्त हैं जो कोशिश कर रहे हैं साल से, कि कामयाब होगी वो? देखिए, ये बात खुशाइंद है कि आलमी ममालिक जो हैं वो सालसी की कोशिश कर रहे हैं और हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। ठीक, क्योंकि हमारा कोई, जैसे पहले मैंने कहा कि हमारा कोई जारियत का इरादा नहीं है। ठीक, ना हम किसी ऑफेंसिव पे हैं। ठीक, लेकिन हमने इंडिया को ये बार बार ये पैगाम दिया और पूरी आलमी बरादरी को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान एक पीस लविंग कंट्री है। पाकिस्तान जो है वो किसी तरह की भी दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। बिल्कुल दुरुस्त। हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और सिविलियंस की शातें मिला के 90,000 से ऊपर हो चुकी हैं। सैकड़ों अरब डॉलर पाकिस्तान का नुकसान हो चुका है। दुनिया उस तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी नहीं हुई जिस तरह उस आप ये कहें कि अफरीयत जिसका नाम दहशतगर्दी है, पाकिस्तान ने मुकाबला किया और एक शीशा पिलाई दीवार की तरह उसके मुकाबले में खड़ा हुआ। बिल्कुल जी। वरना वो कहते हैं ना कि स्प्लिट ओवर इफेक्ट पता नहीं कहाँ तक जाता। तो दुनिया को तो पाकिस्तान का मशकूर होना चाहिए। बिल्कुल कि हम खड़े हुए हैं। बिल्कुल। और इंडिया जो है वो जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कर रहा है वो भी दुनिया से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान में जब भी कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो यहाँ वो टेररिस्ट जो हैं वो जो राब्तों में होते हैं वो थ्रू अफगानिस्तान इंडिया के साथ जो है उनके लिंक वो साबित शुदा है। इसलिए इस नैरेटिव को जो दुनिया देख रही है, उन्हें पता है कि पाकिस्तान हक और सच पे है और पाकिस्तान ने अपनी जो तैयारी की हुई है वो अपनी दिफा की तैयारी है। आज इंडिया की इतनी जरूरत नहीं है कि उसका कोई फ़ज़ाइया का त्यारा पाकिस्तान की हदूद क्रॉस कर सके। ये मैं आपको इन्वर्टेड कॉमास में बता रहा हूँ कि उन्होंने शायद कोशिश की भी हो लेकिन उन्हें जरूरत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हो सके, या उनका कोई फ़ौजी या उनका कोई जो है वो जो उनकी सिपाह है उसने कभी कोशिश की हो कि बॉर्डर क्रॉस करे या LOC। ये अब इंडिया को पता है कि पाकिस्तान की तैयारी कितनी है, अफवाज की तैयारी कितनी है, अवाम के अंदर जज्बा क्या है, इसलिए अभी तक उसने कोई गलती नहीं की पाकिस्तान पे जारियत करने की। मैं ब्रिगेडियर मसूद साहब से लास्ट कमेंट ले लूँ। ब्रिगेडियर साहब, टाइम मेरे पास बड़ा शॉर्ट रह गया है, तो ज़रा इससे कमेंट फरमा दीजिएगा कि आलमी बरादरी जो कोशिश कर रही है सालसी की, आपको लगता है कि वो कामयाब होगी? और पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं आलमी बरादरी पे ये मुकदमा उजागर करने की, क्या वो काफ़ी हैं? मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिकली हम अभी जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब दे आर प्रोएक्टिव है, एग्रेसिव है, जो पता चल रहा है। और इन मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखें कि रशिया ने फर्स्ट टाइम बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड पाकिस्तान के फेवर में लिया है। उन्होंने जो इंडिया को मैसेज भेजा है कि आप शिमला और लाहौर जो एकॉर्ड है उसके मुताबिक उसमें करें, क्योंकि इसके मतलब है इसमें कश्मीर भी आ गया। तो इंडिया में तो बहुत थलथली मची हुई है कि रशिया ने ये क्या कर दिया। रशिया ने वहाँ के जयशंकर से भी बात की थी, यहाँ पे डार साहब से भी बात की है, और चाइना ने तो खुल के आपको सपोर्ट किया। अमेरिकन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी काउंसिल के सेशन हो रहा है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे हमने अपना केस लड़ना है और वहां पे ये साबित करना है जिस तरीके से हो रही है। राइट।
ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेंटर बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब आपका और डॉक्टर तारिफ चौधरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। आज टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज़।